मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल 65 के नीचे जो है जाने के चांसेस कम है WTI के अगले महीने 2 महीने में, और साथ ही हम्म। साथ 80 के ऊपर भी जाने के चांसेस कम है। तो मुझे लगता है कि एक $12-15 की रेंज में क्रूड ऑयल आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मेरा बेस केस है कि खुला रहेगा। अ, हम्म। ये हो सकता है कि थोड़ी मूवमेंट हल्की सी रिस्ट्रिक्टेड रहे। अगर वॉर से पहले एक दिन के 100 शिप क्रॉस कर रहे थे, तो मे बी अभी जो है वो 70 या 80 ही शिप क्रॉस कर पाए। मगर मुझे लगता है कि बेसिकली जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं वो धीरे धीरे हम्म। करके मेंड हो रहे हैं। सो मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव है उर्वशी। ऑन दी जियो पॉलिटिकल फ्रंट इश्यूज रहेंगे, बट मार्केट्स के लिए धीरे धीरे करके उनकी रेलेवेंस कम होती चली जाएगी, विच इज आई वुड से द बेस्ट केस सिनारियो फॉर द मार्केट। ठीक है सर, एफआईसी पार्टिसिपेशन की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने अपने पोजीशन को काफी ज्यादा शॉर्ट किया हुआ है। आपका नजरिया एफआईएस को लेकर के क्या बन रहा है? अभी लास्ट के कुछ सेशन में देखें तो बाइंग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में देखने को तो मिली है। आगे के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर? FIIs देखें तो देखिए, उनकी जो वर्स्ट सेलिंग थी वो जून। हम्म। इंडिया में जो है कुछ पॉजिटिव्स अभी उनको दिख रहे हैं। उनको हम्म। लगता है कि इंडिया को जो क्रूड ऑयल से जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इंडिया में बहुत अमेजिंग एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जी। सेल बढ़ रही है, तो धीरे धीरे करके हमारा डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल कम हो जाएगा। धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो हम्म। रही है, तो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। जी। आईटी के ऊपर जो बिल्कुल ही ऐसा लगने लग गया था कुछ लोगों को कि जैसे कि आईटी सेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे जी। आई पीपल आर रियलाइजिंग कि ठीक है, इंडियन आईटी सेक्टर इज अ नेट लूजर बिकॉज ऑफ द एआई। इसमें तो खैर मुझे कोई दो राय नहीं लगती, मगर उतना भी खराब नहीं है जितना कि अभी कुछ लोगों को 2-3 हफ्ते पहले दिख रहा था। सो हम्म। मेरा अंदाजा है कि एफआईआईज इंडिया के ऊपर दोबारा कंस्ट्रक्टिव हो चले चले हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लगता है कि एफआई हम्म। एक्चुअली बायर बन जाएंगे इंडियन मार्केट में। और अगर जी। ऐसा सोचना हमारा सही हुआ, तो इंडियन हम्म। मार्केट में एक बार जो है आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिल पाएगी। ठीक है, क्रूड पर और आईटी दोनों ही स्पेस पे मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले निफ्टी के टेक्निकल चार्ट सर आपको कैसा लग रहा है? किन लेवल्स पर आप आगे देख रहे हैं मार्केट को? क्योंकि कल का हमने मेजर सेल ऑफ देखा, लेकिन आज अगर हम देखें तो बाजार कुछ संभलता हुआ नजर आया, 24,050 के लेवल को क्रॉस किया है। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन उर्वशी। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो अब रैली बनेगी वो लार्ज कैप फोकस्ड रैली होएगी। मुझे लगता है स्मॉल कैप और जी। मिड स्पेस में वैल्यूएशंस काफी रिच हैं। ये इंडाइसेस हम्म। अब ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। स्मॉल जी। का तो इनफैक्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम हाइज लगे हैं पिछले 1.5 महीनों में। और मिड कैप ने अभी अपना सितंबर 24 का लेवल एग्जैक्टली क्रॉस तो नहीं किया है। हम्म। देखिए, मैं जिस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वो BSE स्मॉल कैप और हम्म। मिड कैप की बात कर रहा हूँ। तो जी। अलग स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस का प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मिड कैप और स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाइस के बहुत करीब हैं। वैल्यूएशन जी। काफी रिच हैं। तो मुझे लगता हम्म। है कि अगर एफआईआईज बायर बने तो इसका ज्यादा फायदा जो है वो लार्ज कैप्स को होगा। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी ट्रांजिशन, पावर, इन सेक्टर्स को जो है वो फायदा मिलने की उम्मीद है। ब्लू हम्म। चिप्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढें, जो कि ऑलरेडी हम्म। मार्च अप्रैल बॉटम से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जी। वहां पे सेलेक्टिवली तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है उर्वशी, बट जी। आई थिंक यू शुड बी लार्जली हैवी वेट हम्म। ऑन लार्ज कैप्स, पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल्स। एंड जी। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप पे अपनी वेटेज थोड़ी कम रखनी चाहिए। ओके, और लास्ट के सेशंस की अगर हम बात करें सर,
तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, लोगों का अट्रैक्शन को उस तरफ ज्यादा ही हमें बनता हुआ नजर आया। लेकिन पिछले 1.5 साल से हम देखें लार्ज कैप के बहुत सारे ऐसे कुछ स्टॉक्स रहे हैं सर जो कंसोलिडेट करते हुए नजर आए हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स जो हैं जो पोर्टफोलियो में हम करंट वैल्यूएशन पे रख सकते हैं, क्योंकि काफी फेयर वैल्यूज पे जो है लार्ज कैप स्टॉक्स अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पिक कौन कौन से स्टॉक्स पर रहेगी? वेरी गुड पॉइंट उरुषि। सो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा पिक हो सकता है। जी। मुझे लगता है कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, मुझे दोनों ही, ये दोनों हमारे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। मुझे हम्म। लगता है कि ये भी एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं इन द लार्ज कैप स्पेस। हम्म। और फिर मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, मुझे लगता है जी। एक ठीक स्टॉक हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आने वाले टाइम में काफी एनकरेजमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब काफी स्पीड से डेवलप होगा, तो जाहिर है कि टाटा मोटर्स को इसका जो है वो ठीक ठाक फायदा होने वाला है। सो हम्म। दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स। मैं जो है वो ज्यादा फोकस मेरा बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल्स पे रहेगा, और मैं FMCG एंड फार्मा एंड यूटिलिटी, वहां पे हम्म। मेरा थोड़ा कम फोकस रहेगा उर्वशी, बिकॉज आई थिंक दे माइट अंडर परफॉर्म। अगर निफ्टी में रैली आती है, मुझे लगता है कि बैंकिंग और इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा अच्छा हम्म। करेंगे, बजाय कि हम्म। डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक यूटिलिटी, फार्मा एंड FMCG हैं। जी। सर आपके पिक्स को मैं एक एक करके थोड़ा सा और समझना चाहूंगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने पिक किया है, यहाँ पर अगर हम लास्ट पास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात करें सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। AGM मीटिंग भी अभी बीच में हुई थी, उसके बाद भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अब अगर हम चार्ट्स की बात करें सर, अपने 52 वीक लो की तरफ ये चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि इन लेवल से अभी और नीचे जा सकता है? क्योंकि मार्केट में रनअप देखने को मिला, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म नहीं किया है। अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख भी रहे हैं वैल्यूएशन में ऐड करने के लिए, आपको लग रहा है कि अभी ट्रस्ट लूज नहीं करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के? क्योंकि लोगों को कहीं मेरे पास कई सारे सवाल आए थे इसको लेकर के, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए सर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है अभी डाउनसाइड रिस्क और बना हुआ है। उर्वशी, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। देखिए, 1-2% डाउनसाइड तो कभी भी हो सकता है, बट बहुत ज्यादा जी। डाउनसाइड नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा वैल्यू पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जियो प्लेटफॉर्म का इशू थोड़ा सा हम्म। delay तो जरूर हुआ है, मगर डेफिनेटली अगले 8 से लेके 10 महीनों में आप वो एक इशू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे एक मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होएगी। जी। अ, मुझे लगता है कि टेलीकॉम चार्जेस इंडिया में अगेन वन ऑफ द लोएस्ट हैं, और यहाँ से धीरे धीरे करके हम्म। टेलीकॉम चार्जेस जो हैं, डेटा चार्जेस धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, जिसका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो हम्म। मुझे लगता है कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, और आप थोड़ा धीरे धीरे करके आप बाय कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज। हम्म। आप एवरेजिंग धीरे धीरे करके करते रहिए, और आप अपनी पोजीशन बना लीजिए, थोड़ी रिलायंस में, थोड़ी बैंकिंग में, थोड़े कुछ एक आध ऑटो के शेयर्स में, एक आध और हम्म। इंडस्ट्रियल्स में। तो मुझे लगता है कि ये बाय एंड लार्ज अगर ये पोर्टफोलियो बनता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑटो की तरफ आ जाते हैं। TMP भी आपने पिक किया था। अब थोड़ा सा कंपैरिजन मैं सर मारुति सुजुकी की तरफ से इसमें करवाना चाहूंगी, क्योंकि लास्ट अगर हम सेल्स देखें, काफी इंप्रेसिव सेल्स मारुति सुजुकी की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। आपके अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी अगर पिक करना चाहें तो फिर वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छा पिक रहेगा या फिर इन्वेस्टमेंट? देखिए, मारुति सुजुकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऋषि की ऑटो का सबसे बड़ा प्लेयर है, हम्म। और मार्केट शेयर अभी भी उसका जो है वो 50% से थोड़ा ऊपर है शायद। हालांकि कम हुआ है, पिछले जी। 2 साल में उनका मार्केट शेयर जो है कोई 10-12 बेसिस पॉइंट्स गिरा है, मगर हम्म। अभी भी जो है डोमिनेंट प्लेयर है उनके पास। जो, अगर मैं टॉप 10 सेलिंग ऑटो ब्रांड्स देखता हूं, तो उसमें से अभी जी। भी 6 या 7 हमेशा मारुति के होंगे।
हम्म। उसमें से मैंने अभी जो लेटेस्ट जो देखा था तो दो टाटा मोटर्स के थे, एक महिंद्रा का था, एंड 6 या 7 मारुति के थे। तो आई एग्री विद यू कि मारुति एक अच्छा बेट है उस लिहाज से, मगर देखिए मारुति का ज्यादा फोकस अभी भी फ्यूल कंबशन व्हीकल्स पे है। हम्म। मुझे लगता है कि मारुति अभी उसमें थोड़ा पीछे रह रहा है उस रेस में। सो मुझे लगता हम्म। है टाटा मोटर्स को ज्यादा फायदा होना चाहिए। मारुति मे बी अ गुड बेट, मे बी 2-4% यहाँ से 4-5% बढ़ सकता है। बट कोई मुझे कोई नया इंक्रीमेंटल कोई बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा है मारुति में जिसके वजह से उसका शेयर कोई यहाँ से 20% बढ़ जाए। हाँ, 4-5-6% अगर बढ़ता है तो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझको यहाँ पे 14,000 ठीक के। है, चलिए ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पर सर प्राइवेट बैंक से अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया, लेकिन पीएसयू स्पेस की तरफ से आपका रुख क्या बन रहा है? कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जहां पर मेजरली फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं, देखिए, अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी एंड आईसीआईसी? जी जी, मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है एसबीआई अभी भी अच्छा पिक है। जी। मुझे इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अब आप देखिए एसबीआई एएमसी का भी इशू आ रहा है जो कि बहुत बड़ा इशू होने वाला है, $1.2 बिलियन का। तो एसबीआई एज अ कॉन्ग्लोमरेट, हम्म। तो इतनी एसबीआई अपार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री, हम्म। एसबीआई एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें बहुत अमेजिंग, जिसके पास सब्सिडरीज हैं इन दी एसेट मैनेजमेंट स्पेस, इन दी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस, इन दी क्रेडिट कार्ड स्पेस। तो बहुत सारी उसमें जो है वैल्यू है एसबीआई हम्म। स्टॉक में। सो मेरा हम्म। ऐसा मानना है कि अभी एसबीआई के अंडर परफॉर्मेंस का एक कारण था कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में काफी इरोजन हुआ था, बिकॉज लोगों को लगा कि आरबीआई को भी शायद रेट हाइक करने पड़ेंगे। वो एक्सपेक्टेशंस हम्म। कम हो रही हैं उर्वशी, बिकॉज क्रूड ऑयल डाउन आ गया है। तो जी। अगर आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा तो सरकारी बैंकों को उसके वजह से फायदा होगा, बिकॉज उनके पास गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स की एक ज्यादा बड़ी होल्डिंग होती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। हम्म। तो मैं एसबीआई पे बुलिश हूँ। बाकी जो छोटे वाले जो सरकारी बैंक हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा अवॉइड करके लेट्स फोकस ओनली ऑन द बिगेस्ट कैप एस पीएसयू बैंक, जो कि जाहिर है कि एसबीआई है। चलिए, एसबीआई जो है आप फोकस में रख करके चल सकते हैं। इसके अलावा आप चल लेते हैं आईटी स्पेस की तरफ। लास्ट जब आपसे डिस्कशन हुआ था तब भी हम एंथ्रोपिक को लेकर के बात कर रहे थे सर। अब आज आईटी इसलिए भी फोकस में क्योंकि 4 बजे जो है वो टीसीएस के जो बिजनेस अपडेट्स है वो भी आने वाले हैं। आपका भी उस स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर के क्या रहेगा, और क्या एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं इनके क्वार्टर रिजल्ट से, क्योंकि काफी स्ट्रगल हुआ है लास्ट के कुछ मंथ्स में? उर्वशी देखिए, आईटी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो बहुत खराब है इसमें। जी। इनफैक्ट हम आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल्स पे थे और टीसीएस जो है वो 4,000 का लेवल हुआ करता था, इन्फोसिस कहीं ना कहीं 1,700-1,800 रुपए का भाव हुआ करता था। उस टाइम से हमें लग रहा था कि ये एआई की वजह से इंडियन आईटी सेक्टर विल बी अ बिग लूजर आने वाले 4-5 साल में, क्योंकि हमारा जो आईटी है वो बेसिकली लेबर आर्बिट्राज और बॉडी शॉपिंग से ऊपर ज्यादा कभी नहीं बढ़ पाया। तो हम्म। उनका उनका जो बेसिक जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि भाई आपको यहाँ पर सैलरी जो है मान लीजिए $10 देनी है, वहां पे आपकी बिलिंग $30 पर आवर पे हो रही है, तो $20 पर आवर का आपका मार्जिन है। जितने बिलेबल आवर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय $20, आपका जो है उतना टॉप लाइन बन जाएगा, आपका मतलब उतना जी। ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। आई हम्म। थिंक इसका खमियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं हम्म। कि आईटी सेक्टर में कितना मैसिव जो है फॉल हुआ है और कितना मैसेकर हुआ है वैल्यूएशंस का। सो हम्म। लगता है कि फिलहाल काफी डैमेज हो गया है, तो यहां से अगर एक 10-12-15% की रैली बन जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। हम्म। बट मैं आईटी सेक्टर को अभी खरीदूंगा नहीं, बिकॉज लॉन्गर टर्म मुझे बहुत कंसर्न्स हैं। आने वाले 5 साल में हो सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज की जो वर्कफोर्स है वो काफी श्रिंक कर जाए।
और उनके हम्म। रेवेन्यू मॉडल्स बहुत अपसेट हो जाएं और उनके जो मार्जिन्स हैं वो काफी श्रिंक कर जाएं उर्वशी, बिकॉज उनके पास देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अब कोई यूएसपी नहीं रह गया इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। वो जो एक इंग्लिश स्पीकिंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंजीनियर्स एंड प्रोग्रामर्स, ये वो आने वाले टाइम में उतना बड़ा एसेट नहीं रहेगा उर्वशी जितना कि वो पिछले 30 साल में था। सो लॉन्ग टर्म आई एम बियरिश, बट नियर टर्म आई थिंक 10-12% की रैली होनी चाहिए मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीनों में। चलिए ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ईएमएस को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिली है सरकार की तरफ से। सरकार ने कई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 6 की कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। इनका यूज मोबाइल फोन्स के वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरिंग के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है। ऑटो, मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होने वाले डिस्प्ले कंपोनेंट्स में भी ड्यूटी रिलीफ मिला है, और ये इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ जो है वो 31 मई 2029 तक लागू रहेगी। सर, इस न्यूज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ इम्पैक्ट नियर टर्म्स में हम यहाँ देख पाएंगे? आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मेजर है उर्वशी, क्योंकि हम्म। हमें इस सेक्टर को ज्यादा कंपेटिटिव बनाना होगा अगर हमें एक्सपोर्ट्स करने हैं। जी। हमें जो है इनको प्राइस कंपेटिटिव बनाना होगा और हमें डोमेस्टिक हमें जो है फोकस करना होगा कि हम और ज्यादा जो है इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में सेटअप हों। और कहीं ना हम्म। कहीं ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज थी ये उसमें बाधा पैदा कर रही थी, क्योंकि कायदे से जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर आपकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम होनी चाहिए, पर्टिकुलरली उन रॉ मटेरियल्स पे जो कि जहां पे अभी इंडिया एक बड़ा सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता है। तो गवर्नमेंट की जी। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है उर्वशी, कि जो कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या हो रहे हैं वहां पे आप इम्पोर्ट हम्म। ड्यूटी हाई रखिए, जिससे हम्म। कि आप डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है आप कर पाएं। मगर जो हम्म। कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे उनके ऊपर आप ड्यूटीज कम से कम रखिए, जी। जिसकी आपकी इंडस्ट्री ओवरऑल कंपेटिटिव होए। सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन हम्म। द राइट डायरेक्शन। और हम्म। इससे जो है ये कंपनियां कंपेटिटिव होंगी, डोमेस्टिक मार्केट में भी जो है वो सेल बढ़ेगी, आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स नॉट अ गेम चेंजर उर्वशी। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई हम्म। बहुत बड़ा जो है सडनली कोई पूरे सेक्टर की काया पलट हो जाएगी, या पूरे सेक्टर पे जो है वो एवरीबडी विल बी फोर्स टू अपग्रेड देम और रीवैल्यू देम। सो ठीक है। उर्वशी ये एक अच्छा फैक्टर है और इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं आज बाजार में। तकरीबन हम्म। 2 से लेके 4-5% की एप्रिसिएशन बहुत सारे ईएमएस स्टॉक्स में आई है। मे हम्म। बी थोड़ी सी और एप्रिसिएशन आ जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर है, पर इट्स अ गुड इंक्रीमेंटल फैक्टर। ठीक है। अब ये जो एप्रिसिएशन हुआ है इसको थोड़ा सा और इवेलुएट करना चाहेंगे। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला। 13,566 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 5% के अपसाइड के साथ में। इसके अलावा केम्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3,452 के लेवल्स पर ये भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% के अपसाइड के साथ में। सेमा सीजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो 1436 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 5.15% के अपसाइड के साथ में। इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें 7,639 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 3% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सर, 4 स्टॉक्स हैं, इन 4 स्टॉक्स में से आपको बेहतरीन स्ट्रक्चर, पावरफुल स्ट्रक्चर किसका लग रहा है? आई थिंक उर्वशी इनका इनमें जो सबसे बड़ा जो एम कैप स्टॉक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। जी। डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल्स पे चले गया था, ये तकरीबन हम्म। 11,000 समथिंग पे चले गया था। वहां से अब ये ऑलरेडी तकरीबन 25% तो बढ़ चुका है। तो हम्म। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी वैल्यू पिक है उर्वशी, जी। क्योंकि अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में हम्म। कोई भी ईएमएस स्टॉक जो है वो 15, 16, 17 के पी रेशियो से ज्यादा पे ट्रेड नहीं होता है। डिक्सन का पी रेशियो अभी भी जो है वो शायद 40 या उसके ऊपर है।
तो मैं हम्म। नहीं कहता कि ये वैल्यू पिक है या ये लॉन्ग टर्म पिक है, मगर ये है कि अभी थोड़े टेलविंड्स हैं डिक्सन के पास, क्योंकि एक तो डीरैम प्राइसेस जो कम हुए हैं धीरे धीरे करके कम हम्म। की उम्मीद है। अभी तक तो उतने कम नहीं हुए हैं, मगर डीरैम प्राइसेस अगर कम होंगे तो मोबाइल्स और लैपटॉप्स को जो है फायदा होएगा। उनके प्राइसेस कम होंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और थोड़ा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा, तो उसका भी फायदा डिक्सन को मिला है, जिसके वजह से स्टॉक बढ़ा है। प्लस अब ये हम्म। गर्ल्स ने भी थोड़े स्टेप्स लिए हैं, तो आई थिंक जो स्टॉक अभी 13,500 600 के करीब है, मे बी वो स्टॉक 14,500 15,000 तक चले जाए। बट हम्म। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई गेम चेंजर है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक कोई 20,000 रुपये हो जाएगा। सो मे बी हम्म। नियर टर्म के लिए 10-1% का जो है पोटेंशियल है। ठीक है सर, यहाँ पर व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले वेदांता को लेकर के आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि वेदांता को आप किस तरीके से देख रहे हैं। डिविडेंड के लिहाज से भी काफी सुपर्ब है। अब डिमर्जर के बाद हम देखें तो इसके एक स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस की बात करें, इसमें एक अच्छा अपसाइड भी आज देखने को मिला है। वेल्थ क्रिएशन के अकॉर्डिंग किसको आप करने की सलाह देंगे? आई थिंक उर्वशी, वेदांता एक अच्छा स्टॉक है। प्राइस अर्निंग रेशियोज काफी रीजनेबल हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। हम्म। बट कमोडिटी अभी मेरा चोजन सेक्टर नहीं है उर्वशी, बिकॉज कमोडिटीज में एक बहुत बड़ी रैली आ गई थी उर्वशी, जी। जो पिछले साल तकरीबन अप्रैल मई से शुरू हुई थी। और हम्म। इस साल जनवरी फरवरी तक जो बेस्ट पार्ट ऑफ द रैली था वो आ गया था। जी। तो तो अब वेदांता के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक वेदांता है, मतलब हिंजिंक भी ग्रुप का पार्ट है। और फिर जो है वो ऑयल एंड गैस के का एक अलग स्टॉक हो गया। तो अब मुझे ऑयल एंड गैस में भी मुझे लगता है कि ऑयल प्राइसेस अब ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो मुझे वो भी अंडर प्रेशर लग रहा है। और बाकी भी जो कंपोनेंट्स है, मुझे लगता है बेस्ट पार्ट ऑफ द कमोडिटी रैली जो है इट इज बिहाइंड अस। सो मैं वेदांता पे अभी कोई ज्यादा खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, भले ही वैल्यूएशंस काफी इकोनॉमिकल हैं। क्योंकि उर्वशी, जब कमोडिटी अपसाइकिल होती है तो कमोडिटी स्टॉक्स हमेशा सस्ते लगते हैं, हम्म। क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, तो लगता है इनके प्राइस अर्निंग रेशियोज बहुत रीजनेबल हैं। और जब हम्म। कमोडिटी साइकिल होती है तो वो बहुत महंगे लगते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग कम हो चुकी होती है, तो लगता है कि ये बहुत महंगे हैं। जबकि हम्म। एक्ट जो है, जब कमोडिटी साइकिल अपने टॉप के कहीं आसपास होती है, तो आपको उनको सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इवन दो उनकी वैल्यूएशंस इकोनॉमिकल हैं। क्योंकि कमोडिटी नीचे जाएंगी तो उनके प्रॉफिट नीचे जाएंगे। और ऐसे ही जब कमोडिटी साइकिल बॉटम पे होती है, जैसे पिछले साल मई जून में थी, तो ये बड़े अच्छे वैल्यू पिक थे, क्योंकि अर्निंग्स जो हैं वो बुरी तरीके से बढ़ने की उम्मीद थी और वो हुआ। सो जी। मैं अभी इनमें बुलिश नहीं हूँ, किसी भी कमोडिटी प्लेयर में, कमोडिटी प्रोड्यूसर में। बट हाँ, जब हमें लगेगा कि कमोडिटी साइकिल अब नीचे आ गई है और बॉटमिंग आउट हो रही है, तब वहां पर जो है हम लोग डेफिनेटली कमोडिटी स्टॉक्स को खरीदेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के था। कह रहे हैं कि इनके पास 10 शेयर्स है, द प्राइस 5,000। कंपनी आपको कैसे लगती है, और क्या अगर इनकी पोजीशन है तो किनको बने रहना चाहिए? आई थिंक हीरो मोटरकॉर्प अच्छी कंपनी है। टू व्हीलर्स में अच्छा ट्रैक्शन है उर्वशी। हम्म। मैं इस स्पेस में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, और उसके दो तीन कारण हैं। एक तो हम्म। जो नए प्लेयर्स आ गए हैं ईवीज के, जी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के। हम्म। ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने भी अपने ईवीज, इनमें से कई प्लेयर्स बना रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल बजाज काफी अग्रेसिवली आ गया है, हीरो मोटरकॉर्प भी है, हम्म। टीवीएस तो ऑफ कोर्स है ही है। बट जी। प्लेयर्स भी आ गए हैं, प्लेयर्स लाइक ओला इलेक्ट्रिक, एथर एंड अदर्स। सो जी। स्पेस बहुत कंपेटिटिव हो गई है। सेकंड, मॉनसून के वजह से इस बार थोड़ा रूरल स्ट्रेस आ सकता है, जिस हम्म। वजह से वहां पे टू व्हीलर की सेल्स में शायद उतना ग्रोथ ना हो। और फिर जो है आप ये देखिए कि मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली कंपेटिटिव सिचुएशन इन द मार्केट। तो मुझे लगता है हम्म। कि तमाम फैक्टर्स के वजह से टू व्हीलर स्पेस बहुत ज्यादा अभी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। सो
मैं जो है वो आई वुड रादर बेट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज, चाहे वो टू व्हीलर हों चाहे वो फोर व्हीलर हों, जिनका कि एक काफी बड़ा सेल का हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है। मैं उन कंपनियों को कम प्रेफर करूंगा जिनका अभी भी बहुत बड़ा सेल जो है वो फ्यूल कंबशन से आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से केवल थोड़ा ही परसेंटेज आ रहा है। वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अपना मार्केट शेयर लूज कर। हम्म। ठीक है। सर आपका थोड़ा सा वक्त क्या और मिल सकता है ईथर एनर्जी को लेकर के आपका व्यू और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें हम लास्ट का एक साल का रिटर्न देखिए, काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स इसके रहे हैं। आगे की जर्नी के लिए आपको ईथर एनर्जी लग रहा है एक पिक हो सकता है? देखिए एथर एनर्जी स्टॉक अच्छा है, मगर ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं, तो मेरा थोड़ा कंसर्न है उसको लेके, जिसकी वजह से मैं ऐसा तो नहीं सलाह दूंगा कि आप एक बहुत सारी उसमें बाइंग कर लीजिए। एंड वैसे भी हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी उस स्पेस में हम लोग मिड कैप स्पेस में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बट आई थिंक हर पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स होने चाहिए, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो डेफिनेटली बिटवीन ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर आई विल प्रेफर एथर। And similarly, four wheeler space में I think टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स तो आई थिंक थोड़े थोड़े हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई यहाँ से 30-40% का रिटर्न दे देंगे। सो आई थिंक मार्केट अगर सपोर्टिव रहा तो यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 20% रिटर्न फ्रॉम हेयर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर बस एक पोल क्वेश्चन को लेकर के आपका व्यू और जानना चाहेंगे। मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप किस तरफ देख रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप की तरफ? डेफिनेटली लार्ज कैप उर्वशी, और मैं तो कहूंगा कि आप ईटीएफ्स की तरफ भी जा सकते हैं रादर देन बाइंग मैनी लार्ज कैप स्टॉक्स। आप सीधे ईटीएफ खरीदिए, आप निफ्टी खरीदिए, बैंक निफ्टी खरीदिए, प्राइवेट बैंक ईटीएफ खरीदिए। आप ये ईटीएफ्स अगर आप खरीद लें तो आपको कुछ स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप यही ईटीएफ्स को खरीद के होल्ड कर लीजिए। उनमें जो एसेट मैनेजमेंट चार्जेस हैं बहुत ही कम होते हैं। आप उनको खरीद के बैठ जाइए, एंड होपफुली आपको जो है आने वाले कुछ महीनों में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपको 8 से लेके 10-12% का रिटर्न इजीली मिल सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अमित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा? यस उर्वशी, जो भी हमने सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात की है, हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो हमारे सिमिलर टाइप के एक्सपोजर्स हो सकते हैं। बट आई हैव नो पर्सनल पोजीशंस इन मोस्ट ऑफ दीज सेक्टर्स और स्टॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू उर्वशी।